हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर बाबा में। दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे मध्यकालीन भारत की आर्थिक दशा के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सल्तनत युग में किसानों की पैदावार का 1/3 से लेकर के आधा भाग तक राज्य को देना पड़ता था। अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने भूमि की पैमाइश करके कर लेने की जो पद्धति रखी थी। सल्तनत में हुई महत्वपूर्ण कृषि परिवर्तनों को इतिहासकार मोहम्मद हबीब ने ग्रामीण क्रांति का नाम दिया और इन्होंने शहरी क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदुस्तान में कपड़े का बनाने का जो उद्योग था वो सर्वाधिक विशाल माना जाता है। अर्थात हिंदुस्तान के अंदर कपड़ा बनाने का उद्योग जो था वो सर्वाधिक विशाल माना जाता था। फुतुहत सलातीन में सर्वप्रथम चरखों का लिखित संदर्भ हमें प्राप्त होता है। तो फुतुहत सलातीन से हमें चरखों का जो लिखित संदर्भ है यहीं से हमें प्राप्त हुआ है। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांति दोस्तों 13वीं से 14वीं शताब्दी के लगभग मुसलमानों द्वारा भारत में लाए चरखों के द्वारा संभव हो पाई थी। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने बंगाली मलमल का विस्तार से वर्णन किया है। अर्थात बंगाली मलमल का विस्तार से वर्णन किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर वसूल किए जाते थे। उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था जो कि 5% से 10% तक लिया जाता था। नेक्स्ट है, जकात धनी मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। अर्थात धनी मुसलमानों से लिया जाने वाला जो धार्मिक कर था वह जकात था। किराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था जो 1/3 से 1/2 सल्तनत की आय का सबसे प्रमुख स्रोत था। कुम्स लुटिया भूमि गड़े खजाने से प्राप्त, अर्थात जो लूट करके और गड़े हुए खजाना जो मिलता था उससे प्राप्त होने वाला कर था वो कुम्स कहलाता था। नेक्स्ट है जजिया, गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला धार्मिक कर। इस्लाम के कानून के अनुसार मुसलमान जिन्हें जिम्मी पुकारा जाता था को एक मुसलमान शासक के राज्य में रहने का अधिकार नहीं था। इस कर को देने के पश्चात ही वह मुसलमान शासक के राज्य में रह सकता था। फिरोज तुगलक ने दिल्ली के ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम यह कर लगाया। अर्थात फिरोज तुगलक ने दिल्ली के ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम कौन सा कर? जजिया कर लगाया था। दीवाने विजारत विभाग की बात करें दोस्तों तो तुगलक के समय विजारत भारतीय मुस्लिमों का स्वर्ण काल था। बलबन के समय निम्न काल था। अर्थात स्वर्ण काल किसके समय था? ये तुगलक के समय था और बलबन के समय निम्न काल माना जाता है। दीवान विजारत विभाग का वजीर केंद्रीय सरकार का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था और इसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। यह विशेषतः वित्त विभाग का प्रमुख होता था। नेक्स्ट है दीवान अमीर कोही विभाग। दीवान ए अमीर कोही विभाग, इस विभाग की स्थापना महमूद तुगलक ने की थी। दीवान मुस्तखराज, अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया राजस्व की जांच एवं वसूली के लिए दीवान ए विजारत के अधीन इस विभाग की स्थापना की। दीवान ए रियासत विभाग, इस नए विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण, अर्थात बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना की। कार्यान्वित करने के लिए की। दीवान खैरात, इस विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। दीवान खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी। जबकि दीवान रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की। दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया राजस्व की जांच एवं वसूली के लिए। नेक्स्ट है, प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। अर्थात प्रांतों को क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। और इक्ता के जो प्रशासक थे उसे मुक्ता कहा जाता था या वली कहा जाता था। और इससे संबंधित क्षेत्र यानी भू राजस्व का संग्रह करने वाला अधिकारी के हुआ करता था। बलबन ने मुक्ता को नियंत्रित करने के लिए प्रांत में इक्ता, अर्थात जिसे ख्वाजा भी कहा जाता था, के नाम के अधिकारी की नियुक्ति की। और बलबन के समय दीवान ए विजारत ने इक्ताओं की आय पर अपना नियंत्रण रखा और इक्ताओं की आय का निरीक्षण करने वाला अधिकारी आमिल भी कहलाता था। अर्थात जो इक्ताओं की आय का नियंत्रण करने वाला जो अधिकारी था, निरीक्षण करने वाला जो अधिकारी था, उसे आमिल भी कहा जाता था। फिरोज तुगलक ने राज्य पैदावार का 10% सिंचाई कर के रूप में लिया था। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी से
पहले नहरों का सबसे बड़ा जाल बनवाया। फिरोज तुगलक ने, अर्थात फिरोज तुगलक ने 19वीं शताब्दी से पहले नहरों का सबसे बड़ा जाल बनवाया था। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने कारबोज, पारसी में किरतार अर्थात कागज का पत्र जारी करने की परंपरा आरंभ की थी। अर्थात पारसियों ने कागज का पत्र जारी करने की सर्वप्रथम ये परंपरा आरंभ की थी। मुल्तान, स्थलीय विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था मुल्तान को, और इसे सभी विदेशियों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था। बंदरगाहों की अगर दोस्तों बात करें तो सिंध का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह देवल था। सोपार एवं थाना बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित थेड्यू, गोवा, चोल, कालीकट, कोचीन पश्चिमी तट के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। सतगांव पूर्वी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर माना जाता था। नेक्स्ट है उत्पादन। उत्पादन बयाना में नील का उत्पादन होता था। बयाना में नील का उत्पादन सर्वाधिक होता था। ढाका के मलमल विख्यात माने जाते हैं। कागज निर्माण सर्वप्रथम पहली शताब्दी ईस्वी से लगभग चीन में माना गया है। अर्थात कागज का निर्माण सर्वप्रथम पहली शताब्दी ईस्वी के लगभग चीन में माना जाता था। भारत में कागज का निर्माण 7वीं शताब्दी के ईस्वी के लगभग माना जाता है। बारूद जानकारी, फिरोज तुगलक के समय बारूद की जानकारी हो गई थी, किंतु उसका प्रयोग केवल आतिशबाजी में होता था। अग्निशास्त्रों या तोपों के गोलों में इसका प्रयोग नहीं होता था, आतिशबाजी में इसका प्रयोग होता था तुगलक के समय ही। नेक्स्ट है साकिया अथवा रहट। साकिया अथवा रहट क्या है दोस्तों? पानी निकालने का यंत्र है, जिसे जल तंत्र है, जिसे कहा जाता है सिंचाई के लिए पानी निकालने। तो इसका प्रयोग दिल्ली सल्तनत के युग में प्रारंभ हो चुका था। अर्थात कुओं से पानी निकालने का जो यंत्र होता है उसे ही सकिया अथवा रहट कहा जाता है। आयात की वस्तुएं, घोड़ा प्रमुख था इसमें। घोड़ा प्रमुख रूप से आयात की वस्तुएं माना जाता था, और इनके प्रकार जो है जोपर, किस, हारबूज तथा तदन से आयात किए जाते थे। अर्थात जोपर, किस, हारमुज तथा तदन से इन घोड़ों का आयात किया जाता था। निर्यात की प्रमुख वस्तुएं समुद्री मोती थे, चंदन था, केसर था, अदरक था, रेशम की जड़ी बूटियाँ और मसाले आदि को निर्यात किया जाता था। जबकि आयात घोड़े इसमें प्रमुख थे। आयात में जो जोपर स्थान से, किस से, हारमुज से तथा तदन से आयात किए जाते थे। नेक्स्ट है महमूद तुगलक ने अपने शासनकाल के रेशमी कपड़ा बनाने की एक वस्त्र निर्माणशाला का निर्माण किया था, जिसे 400 जुलाहे कार्य करते थे। अर्थात 400 मजदूर जिसमें कार्य करते थे, और उसका निर्माण किसने किया? महमूद तुगलक ने किया। रेशमी कपड़ा बनाने की एक वस्त्र निर्माणशाला का निर्माण किया था। फिरोज तुगलक के समय में शाही कारखानों की संख्या कितनी थी? 36 थी। रातिबी और गैर रातिबी अफीम से संबंधित कारखाने थे। शाही कारखानों का रातिबी जो था ये सरकार के निर्देशानुसार चलता था, अर्थात ये गैर कानूनी नहीं माना जाता था। जबकि गैर रातिबी, गैर कानूनी जो अफीम की खेती होती थी, गैर कानूनी कारखाना था, उसी को गैर रातिबी बोला जाता है। शाही कारखानों का महानिदेशक मुतशरीफ कहलाता था। शाही कारखानों का महानिदेशक क्या कहलाता था? मुतशरीफ कहलाता था। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देने की सर्वप्रथम किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था प्रारंभ की थी। जबकि फिरोज तुगलक ने सेना का नगद वेतन के स्थान पर अदलाई की भूमि के रूप में वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की। तो फिरोज तुगलक ने तो क्या किया? नगद वेतन के स्थान पर अदलाई की भूमि के रूप में वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की। जबकि सर्वप्रथम सैनिकों को नगद वेतन किसने दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था प्रारंभ की। अब देखते हैं मुगलकालीन आर्थिक दशा के बारे में। यह है 1526 से 1760 तक। अपन ने पहले देखा था 1000 से लेकर के 1526 तक अपन पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट है कृषि। मुगल काल में उत्पादकों का प्रधान स्रोत माना जाता है। अनाज, सूती वस्त्र भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं ये थी। राज्य में 4 प्रकार की भूमि व्यवस्था की गई थी: खालसा भूमि, जागीरी भूमि, भूम और शासन मुआफी भूमि। खालसा देखते हैं, इस भूमि की आय सुल्तान के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। अर्थात खालसा भूमि जो होती थी, इसकी जो भी आय होती थी वो सुल्तान के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। और अलाउद्दीन के समय खालसा भूमि का अत्यधिक विस्तार हुआ था। नेक्स्ट है भूमि कर को भोग, हासिल, लगान कहा जाता था। अर्थात भूमि का जो कर लगाया जाता था भूमि के ऊपर, उसको क्या कहा जाता था? भोग कहा जा सकता था, हासिल कहा जा सकता था, लगान कहा जा सकता था।
यह कर मुगलकालीन शासकों के आर्थिक संकट का आधार था। उपज के आधार पर भूमि को 4 हिस्सों में बांटा गया था, पोलम, पारित, परित, चाचर और बंजर। पोलज जो भूमि थी इस पे हर वर्ष कृषि होती थी। परित पर एक साल छोड़ करके एक साल कृषि की जाती थी, और चाजर जो थी इस पे कृषि नहीं की जाती थी, और बंजर जो थी इस पे 2-3 साल छोड़ करके एक बार कृषि की जाती थी। 10 साल पद्धति उपनाम क्या है? 10 साल पद्धति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उपनाम क्या है इसको? करार ए 10 साल भी इसको बोला जाता है। 10 साल पद्धति को आईने है 10 साल भी इसको बोला जाता है, और टोडरमल बंदोबस्त के नाम से, अर्थात दोस्तों टोडरमल बंदोबस्त के नाम से किसको जाना जाता है? 10 साल पद्धति को। अकबर ने 1580 में 10 साल नाम की पद्धति की शुरुआत की, और इसकी शुरुआत अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में की थी। कब की थी? 1580 में की थी, और किसने की थी? अकबर ने की थी, और शासनकाल के 24वें वर्ष में की थी। और यह व्यवस्था जाप्ती प्रथा से विकसित हुई। जाप्ती वर्ष। नेक्स्ट है 10 साल प्रणाली। ब्रिटेन काल के रेतवाड़ी व्यवस्था से काफ़ी समानता रखती थी। यह भूमि कर व्यवस्था पिछले 10 सालों की वार्षिक औसत उपज पर आधारित थी। 10 साल पद्धति अकबर ने 8 सूबों में लागू की थी। दीवान आला अकबर द्वारा वित्त व राजस्व विवादों को निपटाने हेतु गठित सर्वोच्च न्यायालय था। अर्थात दीवान आला जो सर्वोच्च न्यायालय था किसने गठित किया था? अकबर ने। नेक्स्ट है नस्क कर निर्धारण की प्रणाली थी। इसमें गांवों को सामूहिक रूप से भुगतान करना पड़ता था। इसे मोरलैंड ने सामूहिक कर निर्धारण प्रणाली नाम दिया था। अर्थात मोरलैंड ने किसको सामूहिक कर निर्धारण प्रणाली नाम दिया? नस्क को दिया। मोरलैंड ने आइन ए अकबरी में दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या का आकलन का पहला प्रयास किया था। तो अकबर के समय मोरलैंड ने जनसंख्या के आकलन का पहला प्रयास किया। उसमें भारत की जनसंख्या 10 करोड़ बताई गई है। नेक्स्ट है अवबाब किसानों पर लागू किया गया गैर कानूनी कर्ता जिसे बोला गया है अवबाब। तकावी एक प्रकार का कृषि ऋण माना जाता है। नेक्स्ट है बटाई, जरिमाना, जमा और हासिल। मुगल काल में कृषकों के कितने वर्ग बताए गए हैं दोस्तों? 3 वर्ग मुगल काल में बताए गए हैं। खुद काश्ता, पाही काश्ता, मुजारियान था। नेक्स्ट है खाटी भूमि। भूमि मापने की एक छड़ मानी गई है। अर्थात भूमि को जो नापने के लिए यूज की जाने वाली छड़ थी उसे खाटी छड़ या खाटी बोला जाता था। ददनी 18वीं शताब्दी में बंगाल और गुजरात में ऋण प्रदान करने की नई व्यवस्था थी। 18वीं शताब्दी में बंगाल के अंदर और गुजरात के अंदर ऋण प्रदान करने की जो व्यवस्था थी उसे कहा गया है ददनी कहा गया है। नेक्स्ट है भू मापने के जो पैमाने थे दोस्तों, देखते हैं भू मापने के पैमाने क्या थे। सिकंदर गज जो था, सिकंदर लोदी के समय का जो पैमाना था भूमि को मापने का वो 29 अंगुल या 32 इंच हुआ करता था। इलाही गज था दोस्तों, वो अकबर के समय था और ये 41 अंगुल या 33.5 इंच हुआ करता था। ये 33.5 इंच हुआ करता था या 41 अंगुल था। तनब और जरीब अकबर के समय भू मापने का पैमाना था। नेक्स्ट है केम्बे खंबात की रेशम पूरे देश में प्रसिद्ध मानी जाती है। अर्थात केम्बे खंबात की जो रेशम थी पूरे देश में प्रसिद्ध मानी जाती थी। सूती कपड़ा उद्योग मुगल कालीन भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग था। आगरा रंगाई का सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र भी माना जाता है। अहमदाबाद पश्चिमी भारत का रंगाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। सरखेज अहमदाबाद के पास, सरखेज जो स्थान है अहमदाबाद के पास ऐसा स्थान है जहाँ पर गुजरात का सबसे अच्छा